नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का 6वां रहने वाला है। और जितने भी लोग प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो ना, जिन लोगों को 11 जून को उन लोगों का एग्जाम है, तो उन लोगों का आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों का जो ना जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना, प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें जितने भी प्रकार से जितना भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान पैटर्न के आधार पर, तो उसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों के लिए ना ये जो क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँ। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कथन निष्कर्ष में, उसके अलावा कूट में पूछा जा रहा है, उसके अलावा ना अरेंजमेंट हिसाब से पूछा जा रहा है, मतलब अलग अलग कथन दिया जाएगा, उसको आपको अरेंज करने को दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और टोटल इसमें 30 प्रश्न लेकर के आऊँ, ठीक है, जो व्यापम के ना दूसरा एग्जाम जो है ना उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। और आप लोगों के लिए 30 प्रश्न लाया हूँ, तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और सारी चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। तो ये आप लोगों को प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, उसमें जितना भी टॉपिक है, उन टॉपिक में से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ताकि आप लोगों का बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो तैयारी है वो कीजिएगा। और आप लोगों के पास मात्र 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसी को मल्टीपल टाइप से रिवीजन करते हुए चलो। और आप लोगों का जो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना 4 जून को, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम ये रहने वाला है। ये प्री डिलेट का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी और एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जो व्यापम के द्वारा पूछा गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सेम टू सेम सिलेबस है, इसके वजह से लेकर के आऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को करना है, और कोई नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग रिवीजन करो। और जो मैराथन क्लास इस 2-3 दिनों में लेकर के आऊँगा ना, लगभग 3 से 4 मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा, जो आप लोगों का पूरा जो आप लोगों का सिलेबस है ना उससे लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करते हुए चलना है। और अपने आप को आप पहले से प्रिपेयर कर लो। जो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, उसमें लगभग 70% जो कूट आधारित जो प्रश्न है वो पूछा गया था। इसमें आप लोगों को कथन और निष्कर्ष में पूछा था, जोड़ी बनाव में पूछा था, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब 4-5 आप लोगों को अलग अलग कथन दिया जाएगा और उसको आप लोगों को मिलाना है, मतलब उसको सीक्वेंस में जमाना था, ये दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का जो बीएड का एग्जाम है ना, जो 11 जून को होने वाला है, वो भी इसी प्रकार से पूछा जाने वाला है। मेरा जो अनुमान है ना, उसके हिसाब से लगभग 80% आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो पहले से आप लोगों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो कि 80% जो ना आप लोगों का क्वेश्चन है वो कूट में पूछा जाने वाला है। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। ये मत सोचना कि सर ने बताया नहीं, या ये मत सोचना कि ज़्यादा ही कूट में पूछा है तो कैसे बनाओ। अभी से अपना माइंडसेट को प्रिपेयर कर लो अच्छे से आप लोग। ठीक है, कम से कम 80% कूट में क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधा सीधा अब पढ़ते हुए चलते हैं, बाद में सारा चीज़ आप लोगों को ना बीच बीच में बताते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक पहला को ध्यान से आप लोग पढ़िए। वैज्ञानिक अन्वेषण के चरण का सही क्रम क्या है। मतलब आपको ना एक वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से आपको ना ये जो अलग अलग जो ऑप्शन है ना उसको मिलाना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब अरेंज करना है कि पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। आप एक शिक्षक के नाते आप क्या करोगे, आप बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण कराओगे, मतलब खोजबीन कराओगे। तो पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहला ऑप्शन ए, निष्कर्ष परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान करना और डाटा संग्रह। ऑप्शन बी, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, डाटा संग्रह और निष्कर्ष। ऑप्शन सी, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना, निष्कर्ष आएगा। या ऑप्शन डी, परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान और निष्कर्ष। बिल्कुल ईजी है, आप अपने आप को उसके स्थान पर रखो कि आप बच्चों को अगर वैज्ञानिक अन्वेषण कराओगे तो पहले क्या कराओगे, दूसरा में क्या कराओगे, तीसरा में क्या कराओगे, चौथा में क्या कराओगे। यह आप लोगों को खुद से सोचना है। और जितना ज़्यादा अभी इसमें प्रैक्टिस करोगे आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, प्रैक्टिस होगा आप लोगों को, और आप लोगों का आंसर लेने का जो स्किल है ना वो निखरेगा। तो इसीलिए आप लोगों को खुद आंसर लेना है, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका जो आंसर है वो बताते हुए चलूँगा। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वैज्ञानिक अन्वेषण का चरण का सही क्रम है। तो वैज्ञानिक अन्वेषण अर्थात जो खोजबीन होता है ना, तो उसका सही क्रम क्या है ये पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा परीक्षण करना और चौथा निष्कर्ष करना। तो ये क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बोला था ना कि ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को वहाँ पर रखना है। आप मान के चलो एक शिक्षक हो, और एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को आप ना वैज्ञानिक अन्वेषण कराओगे, खोजबीन कराओगे। तो पहले क्या करोगे? समस्या की पहचान करोगे, मतलब बच्चों को कोई एक समस्या दोगे, उस समस्या की पहचान करोगे। दूसरा, उस समस्या पर परिकल्पना बनाओगे कि क्या क्या इसका जो समस्या है वो हो सकता है। अब समस्या मिल गया आप लोगों को, ये इसका समस्या है। उसके बाद क्या करोगे? परीक्षण करोगे उस समस्या का या उस परिकल्पना का, है ना, करोगे ना जी। और उसके बाद लास्ट में फिर निष्कर्ष निकालोगे कि ये जो समस्या है उसको किस प्रकार से मैंने हल किया। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी भी चरण में क्या होता है, सबसे पहले समस्या की पहचान करोगे, दूसरा उस समस्या के बारे में परिकल्पना बनाओगे, है ना, अपना जो भी रहा है वो खोजबीन के आधार पर, तीसरा उसका परीक्षण करोगे और अंतिम में उसका निष्कर्ष निकालोगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। संज्ञान से तात्पर्य है ऑप्शन ए केवल रटने की शक्ति, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद रखना, ऑप्शन सी केवल शारीरिक विकास, या ऑप्शन डी बाहरी व्यवहार में परिवर्तन। तो संज्ञान क्या है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद रखना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञान से तात्पर्य है, तो संज्ञान अर्थात जिसको अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहा जाता है, कॉग्निटिव का जो मतलब होता है ना वो मानसिक क्रियाएं होता है, जैसे कि सोचना, समझना और याद रखना। ये जो है ना सोचना, समझना, याद रखना, इसे कॉग्निटिव कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब संज्ञान का जो विकास है ना उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इसे नोट करके रख सकते हो। संज्ञान का जो मतलब होता है वो सोचना, समझना और याद रखना होता है, और ये सारे के सारे मानसिक क्रियाएं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों के लिए एक ना कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिए, सारा चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। निर्देश करके इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें, ये बोला है। सबसे पहला कथन एस करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होते हैं। ऑप्शन ए करके इसमें दिया है, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ऑप्शन डी एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निर्देश करके दिया है जिसमें कथन एस दिया है और कारण आर दिया है। सबसे पहले कथन एस को ध्यान से पढ़िए। भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्ति है और जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले भूख और प्यास और नींद, ये तीनों के तीनों प्राथमिक जो प्रवृत्ति होता है और ये जो है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना जी, करेक्ट हो जाएगा ना ये वाला। भूख और प्यास और नींद तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक है और हमारी जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को पढ़ो। मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होता है। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। कैसे? मानव व्यवहार मतलब जो आपका बिहेव है, आपका व्यवहार है, वो केवल क्या जन्मजात होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखो प्रवृत्तियों से संचालित होता है बोला है, जैविक
प्रवृत्तियों से, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। मानव व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। मतलब यह कि मानव जो व्यवहार है ना वो प्राकृतिक होता है, मतलब जो हमारा वर्तमान में चल रहा जो माहौल है उसके अनुसार हमारे फैमिली का, हमारे जो आसपास के जो समाज है उससे भी प्रभावित होता है। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। केवल एस जो कथन है वो सही होगा और आर जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। फिर से आप लोगों को कथन एस और कारण आर दिया है, तो कथन एस को पढ़िए। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। कारण आर को ध्यान से पढ़िए। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विश्व सृष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन ए एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी एस सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। या ऑप्शन डी एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो कथन एस करके और कारण आर करके दिया है। सबसे पहले कथन एस को पढ़िए। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखो दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम के विकास का ना प्रारंभिक बिंदु है, ये कथन सत्य हो जाएगा। तो किसी भी विषय का ना सबसे बड़ा जो मूल है ना वो क्या है, तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना तो उसका जो विकास है ना उसका जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत ही पहले पढ़ा जाता था। लेकिन दर्शन शास्त्र से बाद में ये जो ना आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय उसको बाद में अलग कर दिया गया था। लेकिन पहले दर्शन शास्त्र के जो विषय ना उसके अंदर में ही ये जो भाग है उनको रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया गया, इसको अलग से एक विषय बना दिया गया है। तो इसका जो विकास है या पाठ्यक्रम है ना इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो दर्शन शास्त्र ही था। तो ये जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। कारण आर को पढ़ो। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विश्व सृष्टि प्रदान करता है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की जो शिक्षा है ना वो सामान्य सिद्धांत है, मतलब ये है कि एक विद्यालयी शिक्षा के लिए ना महत्वपूर्ण ना विश्व सृष्टि प्रदान करता है। मतलब जो हम लोगों को जितने भी प्रकार की विषय है ना वो दर्शन शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ ये माना जाता है, खासतौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय को। तो इसलिए ये भी जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एस और आर दोनों का क्या करता है, एक दूसरे का व्याख्या करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी तरीके से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षानुसार कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन सी परंपरागत चरण या ऑप्शन डी पश्च परंपरागत चरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी परंपरागत चरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षानुसार कार्य करता है? तो वो परंपरागत चरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो याद करो आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा था उसमें आप लोगों को ना नैतिक विकास क्या होता है ये बताया था। और नैतिक विकास किसने दिया था? तो कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास दिया था। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को प्रमुखता 3 चरणों में बांटा हुआ था। कौन कौन सा चरण? तो सबसे पहला जो होगा वो पूर्व परंपरागत चरण आता है, दूसरा जो होगा वो परंपरागत चरण आता है और तीसरा जो होगा वो पश्च परंपरागत चरण आता है। तीनों को आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो। और आप लोगों को समझाया था ना कि पूर्व परंपरागत चरण को 2 भाग में बांटा गया है, पश्च परंपरागत को भी 2 भाग में बांटा है, उसके अलावा परंपरागत चरण को भी इसके अंतर्गत 2-2 भागों में बांटा है। सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान देना है, नैतिक विकास को जो कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले पूर्व परंपरागत चरण आएगा, दूसरा जो आएगा वो परंपरागत चरण होगा और तीसरा जो होगा वो पश्च परंपरागत चरण होगा। इन तीनों चरणों को फिर से 2-2 भागों में बांटा है। पहला जो इसके अंतर्गत आएगा पूर्व परंपरागत चरण का वो आएगा, पहला आएगा जो आज्ञा पालन और दंड आएगा, है ना। और दूसरा इसके अंतर्गत ये आता है वो व्यक्तिवाद और विनिमय आ जाता है। उसके अलावा देखो परंपरागत चरण के अंतर्गत फिर से 2 भाग में इसको बांटा है। इसमें क्या है, तो इसमें अच्छा पारंपरिक
संबंध आता है और दूसरा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना आता है। और पश्च परंपरागत चरण को भी 2 भागों में बांटा है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत आता है। उसके अलावा सार्वभौमिक और नैतिकता का सिद्धांत आता है। तो ये अलग अलग में बांटा। इसके अंदर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को ये याद रखना है कि कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इस नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा अपरंपरागत चरण और तीसरा पश्च परंपरागत चरण। तो देखो, परंपरागत चरण में ना जो कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि इस चरण में जो व्यक्ति है ना वो अपने व्यवहार जो होता है ना वो दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य करता है, मतलब दूसरों को देख करके अपना जो कार्य है वो करता है। उसके अलावा देखो, ये जो पूर्व परंपरागत चरण है ना, तो इसमें जो व्यक्ति होता है ना वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। अच्छा बनने की कोशिश मतलब दंड और आज्ञा पालन उसमें रहता है कि अगर मैं गलत कुछ काम करूंगा तो मेरे को दंड दिया जाएगा मेरे पेरेंट्स के द्वारा, अगर अच्छा काम करूंगा तो शाबाशी दिया जाएगा। तो ये सोच करके कार्य करता है जो बालक होता है वो। और पश्च परंपरागत चरण में क्या होता है, तो पश्च परंपरागत चरण जो होता है ना उसमें कुछ लोगों में क्या होता है, व्यक्ति समाज के अनुसार, समाज के नियम के अनुसार ना वो उठता है, बैठता है और अपना जो कार्य है वो करता है। केवल इतना आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आप लोगों का इसका थ्योरी भी पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर भूल गए होंगे तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उसके बेटों में हस्तांतरित होती है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी थैलेसेमिया या ऑप्शन डी पार्किंसंस रोग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उसके बेटे में हस्तांतरित होती है? तो ये हीमोफीलिया इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लो कि ये हीमोफीलिया एक्चुअल में होता क्या है। हीमोफीलिया जो होता है वो एक प्रकार का दुर्लभ और अनुवांशिक जन्मजात रक्त विकार होता है, मतलब खून से संबंधित विकार होता है जिसमें चोट लगने पर या कटने पर खून का जो थक्का है ना वो नहीं जमता है। और इसके कारण क्या होता है, जो खून है ना वो क्या होता है, लगातार ना कंटिन्यू बहते रहता है और उसका बहाना कम नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो, जन्म के बाद ना लगातार क्या होता है, खून अचानक नाक से बहने लगता है या किसी भी प्रकार से ना नाक से आ जाता है खून, मसूड़ों में आ जाता है और त्वचा में क्या होता है, छोटा मोटा भी लगने पर ना चोट वगैरह वो कंटिन्यू बहते रहता है। तो इस प्रकार की जो बीमारी है उसे हीमोफीलिया कहते हैं। और ये जो बीमारी है ना, अर्थात ये जो एक प्रकार की हीमोफीलिया नामक जो रोग है वो आमतौर पर पुरुषों में पाया जाता है लेकिन महिलाओं से ना उसके बेटे में क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी सिकल सेल एनीमिया, तो आप लोग जानते होंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है। अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो सिकल सेल एनीमिया जिस व्यक्ति में होता है ना उसमें क्या होता है, ब्लड नहीं बनता है। आप लोगों को पता होगा ना कि हम लोगों के शरीर में लगातार जो खाने पीने से ना प्रोटीन वसा अलग अलग जो मिलता है हम लोगों को, प्रोटीन वगैरह, उससे हम लोगों का ब्लड बनते रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति में अगर सिकल सेल नामक बीमारियां होगा ना तो उस व्यक्ति में क्या होगा, खून नहीं बनता है एकदम ही, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति में जो खून बनता है ना, तो वैसा उस व्यक्ति में खून नहीं बनता है और लगातार उन लोगों को क्या है, बाहर से ना जो खून है वो चढ़ाने की आवश्यकता होता है। और ये जो होता है ना वो एक अनुवांशिक रोग होता है, मतलब उनके माता पिता से उनके बेटों में हस्तांतरित होता है ये जो रोग होता है वो, जिसे सिकल सेल कहते हैं, जो आसानी से खून नहीं बनता है, ठीक है। बहुत लेट में और थोड़े थोड़े ही बनते हैं। जिन जिन व्यक्ति में होता है उसको अधिकतर ना बाहर से जो ब्लड है वो चढ़ाने की हमेशा आवश्यकता पड़ते रहता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें सिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए, आप लोगों को केवल ना विस्तार पूर्वक इसीलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन घुमा करके इसी की जो क्वेश्चन है उसको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घुमा देते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को हमेशा मैं अपने क्लास में बताता हूँ, जो क्वेश्चन होता है ना वो आप लोगों को चाहे कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ लो, उसमें से सेम टू सेम उठा करके कभी नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा कोई भी आप लोग क्लास कर लो, सोचोगे कि वहाँ से क्लास का जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम उठा करके पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको समझ करके पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम छांटने वाले होता है ना, क्वेश्चन पेपर छांटने वाला, वो अपने मन से जो
क्वेश्चन है ना उसको मॉडिफाई करता है, घुमा करके पूछते हैं अपने अनुसार। और आपका केवल जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसको चेक करते हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो पढ़ते हो उसमें का कलेक्ट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से बना सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती है। ऑप्शन ए उसके स्वप्रत्यय प्रकार द्वारा, ऑप्शन बी अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा, ऑप्शन सी उसके वातावरण में उपस्थित भग्नाश के द्वारा, या ऑप्शन डी माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपचार द्वारा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिशु की संवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती है। संवेगिक क्रियाएं का मतलब ये होता है उसका जो उठना बैठना, उसका जो व्यवहार होता है ना, तो सारे के सारे संवेग होते हैं। और अलग अलग जो हम लोगों का संवेग होता है ना, टोटल 14 प्रकार के संवेग होता है। और ये जो टोटल 14 प्रकार के जो संवेग है ना, उसको विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और संवेग के बारे में बताऊँ ना, तो बच्चे का रोना, हंसना, खेलना, कूदना, जितने भी प्रकार के इमोशन होंगे ना, है ना, तो वो सारे के सारे ना क्या होता है, संवेग कहलाता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा होता है। देखो, शिशु की संवेगिक क्रियाएं निर्धारित होता है। तो देखो, जितने भी प्रकार के शिशु होंगे ना, जैसे रोता है टाइम पर, हंसता है टाइम पर, खेलता है, कूदता है ना, गुस्सा करेगा, ये सारे के सारे संवेग कहलाता है। और जो उनका रोना, हंसना, गुस्सा वगैरह सारा चीज़ जो होता है बालकों का, वो वातावरण के अनुसार लोगों के अनुकरण से सीखता है। मतलब परिवार में जिस प्रकार का माहौल होगा उसके अनुसार उसका जो ना संवेग है वो बदलते रहता है ना। तो ये उसी के माध्यम से निर्धारित होता है बच्चों का। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि परिवार का माहौल अच्छा रखो, तो वो क्या होगा, अच्छे से बच्चे जो है वो सीख पाएंगे, अच्छा परवरिश दो, इसी वजह से बोला जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक जो मनोवैज्ञानिक है ना, विलियम मैकडूगल, तो इन्होंने 14 प्रकार के जो संवेग है वो बताए हैं। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। एकदम 14 प्रकार आप लोगों को याद रखने का आवश्यकता नहीं है। केवल ये याद रखना कि विलियम मैकडूगल नामक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों का 14 प्रकार के जो संवेग है ना वो बताएं। केवल ये याद रखना है, ठीक है, जिसको मूल प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो केवल आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मतलब मैस्लो नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ आवश्यकता पदानुक्रम से रखा है, उसको आप लोगों को व्यवस्थित करना है। इसके लिए आपको पहले से मैस्लो के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप अपने आप को यहाँ पास रखो और क्या पहले करोगे, दूसरा में करोगे, तीसरा में करोगे, ये सोचना है। सबसे पहले ए करके दिया है सुरक्षा आवश्यकताएं, बी दिया है सम्मान की आवश्यकताएं, सी दिया है आत्म साक्षात्कार, और डी दिया है दैहिक आवश्यकताएं, और ई दिया है प्रेम और अपनापन की आवश्यकताएं। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को यहाँ पर रखो। पहला क्या आप लोग रखोगे, मतलब आपकी आवश्यकता मेन क्या है, ये आप लोगों को पहले डिसाइड करना है। अगर आपको यहाँ पर रखूँ तो आपकी पहली आवश्यकता क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या आप लोग पहले लोगे, दूसरा में लोगे, तीसरा में लोगे। मतलब साफ तौर से अगर आप लोगों को ये बोलूँ, आपको जीवन जीने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता पहला क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, पांचवा में क्या होगा, ये आप लोगों को डिसाइड करना है इसमें। तो ध्यानपूर्वक पढ़ो। कोई भी इसमें ना जो कठिन प्रश्न है ना वो टफ नहीं है, केवल अच्छे से समझोगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या इसका आंसर होगा बताओ। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को व्यवस्थित करे बोला है, तो ये मैस्लो के मनोवैज्ञानिक के नाम को याद रखना कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को यहाँ पर रखो और सोचो कि मेरे जीवन जीने के लिए सबसे पहला क्या क्या आवश्यकता है, सबसे पहला नीड क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना था। तो सबसे पहले आप लोगों की जो आवश्यकता है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है ना, मतलब कथन डी है, वो पहला
हो जाएगा इसमें। कैसे होगा? दैहिक आवश्यकताएं, मतलब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हो जाएगा। आपकी शारीरिक आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहला रोटी, कपड़ा, मकान इसके अंतर्गत आएगा जो दैहिक आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले जीवन जीने के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए ना, तो ये दैहिक आवश्यकताएं पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? तो दूसरा जो होगा वो ए हो जाएगा। कैसे होगा? सुरक्षा की आवश्यकताएं, आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया। उसके बाद दूसरा जो आपको नीड होगा वो सुरक्षा की आवश्यकता है, मतलब मेरे को सुरक्षित रहना है, मतलब मेरे को प्रोटेक्टेड रहना है, ये आपका दूसरा आवश्यकता होगा। किसी प्रकार से आपका हार्म ना हो, नुकसान ना हो, ये सोचोगे आप दूसरा में। अब तीसरा में क्या होगा? तीसरा में जो होगा वो ई हो जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा। तीसरा क्या होगा आपका? तो प्रेम और अपनापन की आवश्यकता होगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान पहले मिल गया, दूसरा आपको सुरक्षा मिल गया, तीसरा आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, मतलब आपको फैमिली चाहिए तीसरा में, तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या होगा? तो चौथा इसमें बी हो जाएगा, सम्मान की आवश्यकता, ये चौथा होगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, सुरक्षा मिल गया, आपको तीसरा आपको क्या मिल गया? आपको प्रेम मिल गया, अपनापन मिल गया तीसरा में, तो चौथा क्या करोगे? सम्मान की आवश्यकता होगा कि मेरे को अब समाज में सम्मान चाहिए, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओ, तो ये चौथा होगा। उसके बाद अंतिम में क्या होगा? तो सी इसमें पांचवा आ जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद के बारे में जानना सीखोगे आप लोग, है ना, जो आत्म साक्षात्कार है ये अंतिम में हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ऐसे टाइप से जो क्वेश्चन है वो बनाना था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक जो 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। केवल एक को आप लोग समझते तो आराम से बन जाता। पहला जो आवश्यकता है वो क्या होना चाहिए आपका? दैहिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए इसके अंतर्गत। अगर आपको पता चलता कि डी इसमें करेक्ट होगा पहला का, तो एक ही को अगर जान लेते तो आराम से देखते, देखो सारे में अलग अलग दिया है, डी किसी में और में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को लेकर के आगे बढ़ जाते। तो ऐसा आप लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है, एकदम ही इसको रटते हुए नहीं चलना है कि पहला का डी होगा तो दूसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। केवल आपको ये सोचना है कि इनमें सबसे पहला कौन सा आएगा। तो मेरे को लगता है कि दैहिक आवश्यकता पहला आएगा, है ना, तो पहला का ये डी आ जाएगा, ये मेरे को लगता है। अब ऑप्शन में ढूंढो पहला का डी किस में है, तो देखो केवल है, केवल ए में है, और किसी में है क्या? इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को लेकर के आगे बढ़ जाओ। ऐसे आप लोगों का टाइम बचेगा, ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है, एकदम मिलाते हुए नहीं चलना है। ए होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में सोचते हुए नहीं बैठना है। अगर आपको पता चल गया कि जो है ना पहला जो आएगा वो दैहिक आवश्यकता डी आएगा, डी को ढूंढ लो और ए मिल गया तो डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ जाओ। ऐसे आप लोगों को टाइम मैनेज करते हुए चलना है। सोचोगे ही ना कि मैं एक एक करते रहूँगा, तब आप लोगों को दिक्कत होगा, ऐसे में टाइम मैनेज नहीं होगा। तो इस प्रकार से ढूंढते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 को आप ध्यान से पढ़िए। तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित करना है, तो ध्यान से पहले पढ़ो। सबसे पहले के करके दिया है स्पाइनल पथ माइलेनेशिया, दूसरा करके दिया है इसमें एल करके प्रारंभिक प्रतिवर्तों का समाप्त होना, एम करके दिया है अंगों की स्वैच्छिक गतिविधि, और एन करके दिया है दोनों हाथों का समन्वय, और ओ करके दिया है जटिल मोटर योजना बनाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करके अलग अलग आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से बनाओ क्या इसका आंसर हो सकता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसको समझाऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। तंत्रिका परिपक्वता का सही निर्धारित क्रम क्या है? तंत्रिका परिपक्वता क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। तंत्रिका परिपक्वता का मतलब होता है एक जो बालक का जो नब्स होता है ना, विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं होता है उसका नश होता है ना, तो उसका परिपक्वता मतलब उसका मेच्योर होने का सही क्रम करना है। अब तंत्रिका परिपक्वता को और सरल तरीके से जान लो। एक जो बच्चा का जैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद जैसे वो 1-2 महीना का होता है तो किस प्रकार से वो अपने सिर पर कंट्रोल करता है, सिर को उठाना सीखता है। धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने हाथों को कैसे उठाना सीखता है, उंगली को हिलाना सीखता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार के खिलौना को क्या करना, देख करके पकड़ना सीखता है। फिर धीरे धीरे ना घुटनों के बल चलना सीखता है ना, घिसल घिसल करके चलता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, पैरों के बल थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। तो किस प्रकार के उसके शरीर का जो तंत्रिका है ना, तो उसका मेच्योर होना, उसका
परिपक्व होना का ना आपको सीक्वेंस में जमाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे पहले के इसमें पहला हो जाएगा, स्पाइनल पथ में माइलिनेशिया इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा के जो है वो। कैसे? तो स्पाइनल पथ में माइलिनेशिया का मतलब ये होता है कि एक जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है ना, वो सबसे पहले आवाज़ को धीरे धीरे सुनता है ना। तो सुनता है तो क्या करता है, आंखों को ऐसे करके रिएक्शन देता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होता है ना वो स्पाइनल पथ में माइलिनेशिया कहता है। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो उसका मस्तिष्क होता है ना एक बालक का, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है ना तो उसका स्ट्रांग होता है, मतलब उसका मजबूत होता है। जो आप बोलोगे उसको क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनते रहता है। तो सबसे पहला जो होगा वो स्पाइनल पथ में माइलिनेशिया इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा जो होगा वो एल इसमें दूसरा हो जाएगा, प्रारंभिक परिवर्तों को समाप्त होना। तो प्रारंभिक जो प्रतिवर्तों जो होगा ना वो उसका समाप्त हो जाएगा। जो भी आदतें होता है शुरुआती में धीरे धीरे समाप्त होकर के नया इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो विकसित होते जाता है। तीसरा जो होगा वो एम हो जाएगा, अंगों का स्वैच्छिक गतिविधि। तो जो उसका जितना भी अंग होगा ना, हाथ पैर जितना भी है ना, वो स्वैच्छिक गतिविधि करते रहेगा। मतलब हाथ पैर को हमेशा देखना, उठाएगा, इधर उठाएगा, उधर उठाएगा, हमेशा खेलते रहता है ना। तो तीसरा ये आ जाएगा। चौथा जो होगा वो दोनों हाथों का समन्वय। धीरे धीरे जो बालक धीरे धीरे मेच्योर होगा ना, उसका हाथ पैर मेच्योर होते जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, दोनों हाथों में समन्वय करता है और कोई भी खिलौनों को पकड़ने लगता है। और उसके बाद लास्ट में इसमें वो हो जाएगा, जटिल मोटर योजना बनाएगा। तो जो भी जटिल मोटर योजना मतलब किसी भी प्रकार की धीरे धीरे करके पैदल चलना होगा, है ना, ये किसी भी खिलौना पकड़ना होगा तो वो कर पाएगा, वो जो कार्य है वो कर पाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द दे दिया है ना, जिसके वजह से हो सकता है आप लोगों को टफ लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के लिए शर्ट बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है? एक जो छोटा बच्चा होगा वो शर्ट का बटन लगाएगा खुद अपने आप, है ना। तो उसके लिए उनको क्या चीज़ की आवश्यकता होगा ये आपको बताना होगा। सबसे पहले देखो, हाथ आँखों का समन्वय। दूसरा सूक्ष्म मोटर दक्षता। तीसरा दिया है इसमें स्थानिक जागरूकता। और चौथा दिया है सहन शक्ति। उसके बाद सही विकल्प चुने करके दिया है। ऑप्शन ए केवल जे, ऑप्शन बी जे और के, ऑप्शन सी जे के एल या ऑप्शन डी जे के एल और एम। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। और ऐसी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इसके लिए पहले से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल समझ आधारित जो क्वेश्चन है वो है ना। तो ध्यान से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, केवल जे के एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तो मान के चलो एक जो छोटा बालक है वो अपने शर्ट का बटन लगाना चाहता है खुद, तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगा, किन क्षमताओं की आवश्यकता होगा? तो सबसे पहले जो आवश्यकता होगा वो हाथ और आँखों का समन्वय, मतलब दोनों हाथों का, उसकी जो उंगली है उसका समन्वय होना चाहिए। उसके अलावा आँखों का, आँख से क्या करेगा, देखेगा कि बटन कैसे लगाना है, और दोनों हाथों का समन्वय करेगा ना, जी हाँ, तभी तो बटन लगा पाएगा। तो दोनों पे कंट्रोल उसका होना चाहिए। तो पहला जे इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा के इसमें हो जाएगा सूक्ष्म मोटर दक्षता। सूक्ष्म मोटर दक्षता मतलब उसकी जो हाथों की उंगली है ना उसमें उसका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सूक्ष्म मोटर दक्षता हो जाएगा। और सूक्ष्म मोटर के अंतर्गत ना हाथों की उंगलियों में कंट्रोल करना होता है, छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना इसके अंतर्गत आता है। तो ये सूक्ष्म दक्षता के अंतर्गत आ जाएगा। जो बटन होगा ना उसको उंगलियों से पकड़ेगा ना, तो इसीलिए सूक्ष्म दक्षता उसमें होना चाहिए। उसके अलावा एल में इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक जागरूकता होना चाहिए। स्थानिक जागरूकता कहने का मतलब यह है कि इसका बटन कैसे लगाया जाता है ये उसमें जागरूकता होना चाहिए, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स द्वारा पता होना चाहिए, है ना। तो एक जो लगभग 3-4 साल का बालक होगा वो क्या करेगा, दोनों हाथों से खुद लगाने की कोशिश करता है ना। तो वो बताएगा कि कैसे लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो बालक का शर्ट होता है ना, कभी कभी बराबर में उसके बटन को लगाना होता है। तो देखो एक बटन इस तरफ होता है और उसका जो लगाने वाला होल रहता है इस तरफ होता है, तो उल्टा लगा लेता है, जबकि उसको यहाँ पास लगाना चाहिए। लगाते हैं ना, तो ये जो स्थानिक जागरूकता है वो बालक में होना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, देखा होगा ना कि बटन को उल्टा लगा लेता है बालक हमेशा, तो ये स्थानिक जागरूकता की बात की गई है। उसके अलावा ये बताओ इसमें सहन शक्ति की कहाँ आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की सहन शक्ति की आवश्यकता होगा क्या? नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं होगा, एम जो है वो। तो केवल ऑप्शन नंबर सी जे के
के एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को पहले से पढ़ने की आवश्यकता होगा क्या? नहीं होगा। केवल जो आप लोगों का नॉर्मल अवेयरनेस है ना, वो आपका काम आने वाला है। तो ऐसे ही आप लोगों को सोचते हुए चलना है। खासतौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? कि आप कितना अवेयर हो, कितना आप जानते हो, कितना आपका जो मानसिक क्षमता है वो स्ट्रांग है, ये जानना चाहता है। जो छोटे छोटे कार्य है उसको कैसे सोचते हो ये खोजता है जो क्वेश्चन छांटने वाला, ये जानना चाहता है। ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा बोलते रहता हूँ इसके वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:5 या ऑप्शन डी 1:2। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सरल तरीके से बताऊँ ना, तो एक जो नवजात शिशु होगा ना, मतलब जन्म लिया हुआ जो बालक होगा ना, उसका शरीर का ना जो सिर है, मतलब वो जो उसका हेड है ना, वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी उनका शरीर का जो हिस्सा वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये बोला गया है। तो क्या इसका आंसर होगा? आप पहले खुद से गैस कीजिए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 1:4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक जो नवजात शिशु है ना, मतलब जन्म लिया हुआ जो बालक है, वो उसका जो शरीर का जो सिर होगा, मतलब उसका जो हेड होगा, वो कितना होना चाहिए? तो आप लोगों को याद करो, क्लास में आप लोगों को बताया था, एक जो नवजात शिशु का जो सिर होता है वो लगभग उसके पूरे शरीर का लगभग 25 से 30% जो रहता है वो बड़ा होता है। बताया था ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो जन्म लिया हुआ जो बालक होता है उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका जो सिर होता है ना, उसके संपूर्ण शरीर का लगभग 25 से 30% जो है ना वो बड़ा होता है। मतलब जो उसका सिर है वो काफ़ी बड़ा आप लोगों को नजर आता है। तो वो क्या होगा? तो वो 1:4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है ना, उसका सिर का जो वो है ना, मतलब उसका साइज़ है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, लेकिन शुरुआती में जन्म के समय ना जो बालक का सिर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले ना बालक का ना जो गर्भ में रहता है, तो उसके ना जो हेड होता है, उसका जो सिर होता है ना, तो उसके मस्तिष्क का विकास पहले होता है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए जो रहता है ना, विकास सबसे ज़्यादा रहता है मस्तिष्क का, इसी वजह से उसका जो सिर है वो बड़ा रहता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसे नोट करके रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के मन में ना एक सवाल जरूर आया होगा, अगर ध्यानपूर्वक ये सारे प्रश्नों को देखे होंगे तो क्या आप लोगों के मन में डाउट आया होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रत्येक प्रश्न लाया हूं ना, उसके जो ऑप्शन में इस प्रकार से टिक लगाया हूं, उसके प्रकार से राइट मारा हूं, तो वो क्यों किया हूं ये अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो ये जो एग्जाम है ना, मैंने भी दिया था इस एग्जाम को, और मैं जब दिया था ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रश्नों को सबसे पहले अच्छे से इसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद ऑप्शन को पढ़ूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट OMR शीट में मैं टिक नहीं मारता। एक जो छोटा छोटा इसमें डॉट दिख रहा है ना, तो वो डॉट केवल छोटा सा लगाता हूँ कि ये जो प्रश्न है ना प्रॉपर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। केवल जैसे मान के चलो मैंने बी पे ऐसे डॉट लिया, और डॉट मारने के बाद आगे प्रश्न में मैं चला जाता हूँ, तुरंत ही OMR शीट में नहीं मारता हूँ। क्यों? क्योंकि मान के चलो बाद में मेरे को ये एहसास हो कि ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर बी नहीं यार ए था, तो मैं बदल सकूँ अगर मेरे को बाद में एहसास हो। तो अदरवाइज अगर नहीं होगा, सेम प्रश्न होगा, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एक से लेकर के जितना भी प्रश्न मैंने सॉल्व किया, 10 20 30 जितना सॉल्व किया, 5 मिनट अपने आप को टाइम दे करके मैं OMR शीट में फिल कर देता हूँ। क्यों फिल करता हूँ? मेरे को आसानी लगता है कि मैंने क्या लिया है, 12 का प्रश्न बी लिया है, ये जो डॉट लगा उसके अनुसार मेरे को पता चल जाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डाउट लगाता हूँ, मतलब जो डॉट है वो लगाया हूँ। ठीक है, उसके अलावा राइट क्यों लगाया हूँ ये बताऊँ ना, तो जब मॉडल आंसर आता है ना व्यापम के द्वारा, तो उस मॉडल आंसर को मैं मिलाता हूँ इस डॉट से। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कितना प्रश्न मेरा सही हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रश्न में मतलब मॉडल आंसर में लिया गया है व्यापम के, तो उसको ऐसे राइट मार देता हूँ, और आपको पता ना चले इसलिए डॉट डॉट सारे प्रश्न में लगा दिया और राइट राइट सारे में लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता ना चले शुरुआती में, और मैं आप लोगों को बताते हुए चलो इसके वजह से। ठीक है, तो चाहो तो यही जो मेथड है वो आप अपना सकते हो, अदरवाइज जो आप लोग अपनाते हो वही आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं जो मेथड अपनाया हूँ वो आप लोगों को बताऊँ, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले थ्योरी जे करके दिया है
यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म करता है। के करके दिया है, यह बच्चों को रोजमर्रा की परंपरा क्रिया अंतःक्रिया के सीखने में मदद करता है। एल करके दिया है, यह समकक्षों सहपाठियों में सहनशीलता और स्वीकृति बढ़ाता है। और एम करके इसमें दिया है, यह सामाजिक कौशल विकास करने को बढ़ावा देता है। तो आपको बताना है सही विकल्प करके दिया है ऑप्शन ए JKL, ऑप्शन बी KLM, ऑप्शन सी JLM या ऑप्शन डी केवल JKM। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी KLM इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़ो। प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है? तो इस क्वेश्चन को सरल तरीके से समझाओ ना। तो याद करो, आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा था समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसमें सारे बच्चे एक कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। और इसी कक्षा में क्या है, जो दिव्यांग बालक है वो भी इसमें पढ़ता है। तो दिव्यांग बालकों के लिए ये जो कक्षा है ना, जिसमें क्या है सभी कक्षों के सभी छात्र है उसमें एक साथ पढ़ते हैं, तो दिव्यांग बालक के लिए फ़ायदेमंद क्यों होगा ये पूछा गया है। तो क्या क्या फ़ायदेमंद होगा इसमें ये देखो। सबसे पहला के इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह बच्चों को रोज़मर्रा की परंपरा क्रिया अंतःक्रिया को सीखने में मदद मिलता है। तो जो भी नॉर्मल बालक सीखेगा वो दिव्यांग बालक को भी सीखने में मदद करेगा, और वो अपने आप को क्या है दूसरों से अलग नहीं समझेगा। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, रोज़मर्रा की जो भी क्रिया है ना वो सीखने में मदद मिलेगा। उसके अलावा एल इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह समकक्षों सहपाठियों में सहनशीलता और स्वीकृति को बढ़ाएगा। सहनशीलता और स्वीकृति मतलब दो एक दूसरे को जो एक्सेप्टेंस है ना, एक दूसरे की जो स्किल है उसको सीखेगा। तो एल भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एम करेक्ट हो जाएगा, यह सामाजिक कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। तो एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो बालक रहते हैं अलग अलग है ना, अलग अलग स्किल वाले, तो वो क्या है एक समाज के रूप में रहते हैं और एक दूसरे को स्किल को सीखेंगे तो क्या होगा, सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जे कैसे गलत होगा ये जान लो, यह किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म करता है। तो किस प्रकार की विशेष आवश्यकता होगा जी, किसी को भी उतना विशेष आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि मिलजुल करके सारे जो बालक है वो एक साथ रहेगा ना, अपने सहपाठियों के साथ रहेगा। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अपने आप को अलग नहीं समझेगा, एक दूसरे का स्किल को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये देखो KL और M इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अधिकतर सोचोगे ना कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। लेंदी का मतलब ये बोल सकते हो आप लोगों का टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय लगता है। तो केवल आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को लगेगा ना कि एक बार मैं ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको छोड़ देना है शुरुआती में इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाना है, जो समझ में आ रहा है एक बार पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को आप ध्यान से पढ़िए। निर्देश करके फिर से दिया है, जिसमें आप लोगों को कथन एस दिया है और कारण आर दिया है। तो ध्यान से कथन एस को पढ़ो। लोकतांत्रिक परिवारों में समाजीकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध देखते हैं। कारण आर करके पढ़ो। लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, समझ। कारण आर को ध्यान से पढ़ो। लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय और भावात्मक गर्माहट को बढ़ावा देती हैं, जो स्वस्थ व्यक्तित्व गुण के विकास में मदद करता है। तो ऑप्शन ए दिया है, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। या ऑप्शन डी, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। तो सबसे पहले देखो कथन एस को ध्यान से पढ़ो। लोकतांत्रिक परिवारों में समाजीकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठियों का संबंध देखते हैं। लोकतांत्रिक मतलब यह है कि एक जो फैमिली है ना उसमें बच्चों की भी जो निर्णय होता है, बच्चों का भी जो ध्यान है ना उसको भी रखा जाता है और उसको भी उचित अनुचित का ज्ञान
ध्यान दिया जाता है और उसके भी वैल्यू किया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक परिवार कहलाता है। ये इसमें करेक्ट हो जाएगा पहला जो एस है वो। उसके अलावा कारण आर दिया है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय और भावात्मक गर्माहट को बढ़ावा देते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति के गुण में विकास में मदद करता है। तो लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक पालन पोषण होगा, बच्चों को भी सही गलत का ज्ञान दिया जाएगा, उसके भी जो निर्णय है उसको भी सम्मान दिया जाएगा, और उसका भी जो साझा निर्णय है, उसका जो आत्म सम्मान है उसका भी ध्यान दिया जाएगा, उसको भी भावनात्मक उसको बढ़ावा दिया जाएगा, भावना को भी सम्मान किया जाएगा, और उसके स्वास्थ्य और गुणों का भी विकास किया जाएगा। तो ये भी क्या होगा, लोकतांत्रिक जो पालन पोषण है वो कहलाता है। अब देखो दोनों जो एस और आर दिया है वो दोनों सही होगा ना, और दोनों का एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ अपने तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले ना, कथन एस और कारण आर मिले और आप लोगों को समझ में ना आए कि क्या इसका आंसर लेना है, और अगर आप लोगों को लगे कि मेरे को इसको तुक्का मारना है, तो कौन सा ऑप्शन क्यों लेना है, अधिकतर ना 50 से 60% जो करेक्ट होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, तो इसी को ले लेना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकतर यही जो ऑप्शन है ना वो सही होता है, ठीक है। अगर लगे ना कि एक दूसरे में किसी भी प्रकार से थोड़ा भी संबंध नजर नहीं आ रहा है, तो बी को लेना है ऐसे में आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, तुक्का मारने वाली बात है लास्ट ऑप्शन तब बता रहा हूँ, शुरुआती से ही तुक्का मत मारना बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग पहले से ये जान लो कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी प्रकार से लेंदी टाइप से आने वाले हैं, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। बाद में ये मत कहना कि लेंदी आया था सर तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को कालानुक्रमित क्रम सबसे पहले से सबसे बाद तक के में लगाएं। तो आप लोगों को ना विशेष आवश्यकता वाला जो बालक है ना, तो उसके जो क्या क्या उनको आवश्यकता है ना, उसके अनुसार आपको सीक्वेंस में जमाना है। के करके दिया है पहला में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, एल करके दिया है ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अगाधात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम दिया है, एम करके दिया है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम दिया है, एन करके दिया है राष्ट्रीय विकलांग जन समिति दिया है, और ओ करके दिया है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम दिया है। तो आपको इसको ना क्या करना है, सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा जमाने के लिए दिया है, तो ये हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है, जमाना है। तो बताइए आप लोग कम से कम गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से पढ़ो प्रश्न क्रमांक 14 को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को कालानुक्रम से आप लोगों को इसको व्यवस्थित करना है। मतलब जो ना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं ना, तो उन दिव्यांग बच्चों के कल्याण से जुड़े अलग अलग जो नीतियाँ हैं और अधिनियम है वो बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उसको कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था, अरेंज करना था। अगर एक को भी जानते ना तो आराम से इसका जो आंसर है वो ले पाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहला जो आएगा वो एम इसमें हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है ना वो कब आया था, तो वो 1992 में आया था। ठीक है, तो क्या आया था, तो भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है वो 1992 में किया गया था। और ये जो है ना वो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े ना एक जो मील का पत्थर कहलाता है, जिसे नींव का पत्थर कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ना विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चा होता है उसको 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और रोजगार की ना आरक्षण और सुगम्य वातावरण मुहैया कराया जाता है। ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के द्वारा, और ये 1992 में आया था। तो पहला ये आ जाएगा। तो केवल इसे ही जानते ना, पहला एम होगा। तो सी में देखो पहला एम दिया, और किसी में पहला एम दिया का नहीं दिया है, तो सी को ले लेते आराम से और आगे बढ़ जाते। तो ये इसमें पहला करेक्ट हो जाता। उसके अलावा दूसरा में जो आएगा वो ओ हो जाएगा। दूसरा इसमें निःशक्त व्यक्ति अधिनियम हो जाएगा। ये कब आया था, तो ये निःशक्त व्यक्ति अधिनियम है ना वो 1995 में आया था। कब, तो 1995 में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम आया था। और ये जो है ना वो जो दिव्यांग बालक है ना तो उनके अधिकारों से जुड़े हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके अलावा तीसरा में क्या आएगा, तो तीसरा में जो आएगा वो एल हो जाएगा। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क आघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांग वाले जो व्यक्ति होगा उसके कल्याण के लिए एक
राष्ट्रीय न्यास परिषद का ना क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब ये कब आया था ये जान लो इसके बारे में। तो ये 1999 में आया था। कब? तो 1999 में ये आया था। तो चाहो तो इसके जितना भी सन है उसे नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा चौथा में क्या आएगा? चौथा में ये जो एन है वो आ जाएगा, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति आ जाएगा। क्या? तो राष्ट्रीय विकलांग जन नीति ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये जो है वो 2006 में आया था। कब आया था? तो ये जो है वो 2006 में आया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अंतिम में क्या होगा? अंतिम में क्या आ जाएगा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आ जाएगा। क्या? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अंतिम में आ जाएगा। और ये कब आया था? तो ये जो है ना वो 2016 में आया था। कब? तो 2016 में ये आया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चाहो ना तो सारे के सारे जो है ना उसके सन को नोट करके रख सकते हो, एक बार आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, क्योंकि दिव्यांग बालक जो है ना वो आपको भी पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाला जो टॉपिक है ना वो आपके सिलेबस में है, बीएड के सिलेबस में है। तो इसीलिए आपको पढ़ना आवश्यक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीक्वेंस में। क्यों? अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी टफ करना होगा ना एग्जाम वाले को, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सन को केवल याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थात जो सही कथन है वो आप लोगों को बताना है। जे करके इसमें दिया है ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है। के करके दिया है साहचर्य द्वारा अधिगम। एल करके दिया है अंतर्दृष्टि अधिगम। एम करके दिया है पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना। उसके अलावा सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए जे और एम, ऑप्शन बी केवल के एम, ऑप्शन सी जे के और एम, या ऑप्शन डी के एल और एम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी के और एम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत बोला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो के आ जाएगा, साहचर्य द्वारा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है, ठीक है। तो साहचर्य द्वारा अधिगम इसमें हो जाएगा। उसके अलावा एम हो जाएगा पुनर्बलन द्वारा व्यवहार को आकार देना, इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सीखने के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ना उसके अंतर्गत के साहचर्य द्वारा अधिगम और एम पुनर्बलन द्वारा व्यवहार का आकार देना। तो ये दोनों के दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए ना कि व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है ना वो किसने दिया है, तो वॉटसन ने दिया है। क्या? तो व्यवहारवाद की वॉट लगाने वाला कौन था? वॉटसन था। तो वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर टफ करके पूछना होगा तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ऐसा जो प्रश्न है ना वो आप लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप अभी एग्जाम दिलाओगे, मतलब आप लोग बीएड का एग्जाम दिलाओगे, उसमें भी ये जो ना कूट वाली जो प्रश्न है, मतलब इस प्रकार से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग ना सीजी टेट सी टेट का एग्जाम दिलाओगे उसमें भी ये पूछा जाएगा। आगे चल के शिक्षक भर्ती एग्जाम दिलाओगे उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और इस प्रकार की लेंदी क्वेश्चन से आप अपने आप को नहीं भागा सकते। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अभी का वर्तमान का पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन को ही आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाखों लोग अभी के डेट में फॉर्म भर रहे हैं, सभी को तो एग्ज़ाम उसमें नहीं करा सकते ना, मतलब सभी के लिए सीट तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रांगली तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है। देखो एक तरफ आप लोगों को अलग अलग जो डिसीज़ है, जो बीमारी है वो दिया है। ए करके दिया है डिसलेक्सिया, बी करके दिया है डिसग्राफिया, और सी करके दिया है डिसकैलकुलिया, और डी करके इसमें दिया है डिसनोमिया दिया है। और ये जो प्रश्न है आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम है ना उसमें भी डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर क्या आप ये प्री डिलेट का क्वेश्चन ला रहे हो? ये आप लोगों को बता दूं, ये प्री डिलेट का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का। प्रीवियस मतलब
दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना आप लोगों का शिक्षा से रिलेटेड या हो सकता है सीजीटेट सी से रिलेटेड, है ना, तो उसका क्वेश्चन को लेकर के आऊँ स्टैंडर्ड वाला, तो उसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा करके पूछा गया और ये 2026 का ही क्वेश्चन है, पेपर है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना शुरुआती का ही सेम टू सेम आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी डीएलएड का, तो इसे भी आप लोग याद रखना, आपके बीएड में भी पूछा जा सकता है। एक तरफ देखो क्या लिखा है, लिखने में दिक्कत होता है, दूसरा मैथ्स में दिक्कत होता है, तीसरा शब्दों को याद करने और बोलने में दिक्कत होता है, और चौथा पढ़ने में दिक्कत होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन पेपर तो पढ़े होंगे जी डीएलएड का आप लोगों ने, है ना, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना, बता रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम एक बार पढ़ लेना, आप लोगों का जो सीडीपी का विषय है ना उसको पढ़ लेना। आपका क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चलेगा पैटर्न का, तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा बताओ पहले अब आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो कॉलम 1 में ना अलग अलग जो बीमारी है जो डिसीज़ है उसको दिया है, और कॉलम 2 में ना उससे संबंधित जो रोग है ना उसको दिया है, मतलब किससे होता है ये दिया है, क्या समस्या होता है इसको दिया है। तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला देखो डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होगा ना वो पढ़ने संबंधी दिक्कत में आता है। क्या, तो जिन बालकों को पढ़ने संबंधी दिक्कत होगा ना वो उसे डिसलेक्सिया है। पढ़ने संबंधी कैसा, तो देखो अलग अलग जो शब्द लिखा रहेगा उसको पढ़ने में दिक्कत होगा ना, नहीं वो सही नहीं पढ़ पाएगा। जैसे साव को वॉस पढ़ेगा, है ना, तो अलग अलग शब्दों को दूसरे टाइप से पढ़ेगा, तो उसको क्या है, वो डिसलेक्सिया है। मतलब अगर पढ़ने में दिक्कत होगा उसको तो डिसलेक्सिया नामक डिसीज़ होगा, बीमारी होगा उसको, है ना, तो ध्यान रखना है। दूसरा बी को देखो डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया जो होगा वो किस में आएगा, तो डिसग्राफिया लिखने संबंधी दिक्कत में आएगा। कैसे याद रखना ये आप लोग जान लो, पिछला क्लास मेरा देखोगे तो उसको भी आप लोगों को बताया था, सेम प्रश्न टाइप से आप लोगों को। डिसग्राफिया मतलब, ग्राफिया मतलब क्या हो रहा है, आप ऐसे ऐसे अलग अलग ग्राफ बना रहे हो। क्या, तो मैं लिख लिख करके ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, तो ग्राफ से आप लोगों को लेना है कि लिख लिख करके मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाना मतलब लिखना को लेना है, और लिखने संबंधित डिसेस किस में आएगा, डिसग्राफिया आएगा। ग्राफ को लिख लिख करके बनाते हैं, है ना, तो लिखने संबंधी जो डिसीज आएगा ना वो डिसग्राफिया आ जाएगा, याद रहेगा आप लोगों को। उसके अलावा देखो सी डिसकैलकुलिया दिया है, तो डिसकैलकुलिया किस में आएगा, तो वो मैथ्स संबंधी दिक्कत में आएगा। डिसकैलकुलिया से आप लोगों को ये जो शब्द है कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलिया से कैलकुलेटर लेना है, और कैलकुलेटर किस में उपयोग होता है, गणित में, तो ये गणित संबंधी दिक्कत होगा। मतलब जिनको गणित बनाना नहीं आता होगा, दिक्कत होता होगा, उसको डिसकैलकुलिया नामक जो रोग है वो हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। डिसकैलकुलिया पढ़ोगे तो कैलकुलेटर याद आएगा ना, और कैलकुलेटर याद आएगा वो किस में उपयोग होता है, कैलकुलेटर गणित में, तो गणित संबंधी बीमारी ले लेना, डिसीज ले लेना। टफ है क्या, नहीं है, ऐसे याद रखना। मेरी कही हुई बात आपको एग्जाम में याद आएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। उसके अलावा देखो डिस्नोमिया, तो डिस्नोमिया किस में आएगा, तो डिस्नोमिया जो आएगा वो शब्दों को याद रखने और बोलने में दिक्कत होगा। कोई भी शब्द बोलूँगा तो सटले वो भूल जाता है, और क्या होगा, बोलने में दिक्कत होता है, तो उसे डिस्नोमिया होता है। तो वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक शिक्षक होने के नाते ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रहने चाहिए, तो अच्छे से आप लोग बना पाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को आप ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला दिया है पूर्व क्रियात्मक, दूसरा दिया है अमूर्त क्रियात्मक, तीसरा दिया है संवेदी पेशी, और चौथा दिया है औपचारिक क्रियात्मक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और इसे आप लोगों का पिछला क्लास में समझा दिया हूँ, अच्छे से बता दिया हूँ। जीन पियाजे आपके जो शिक्षण अभिरुचि के विषय उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्रम से जमाना है। तो आपको इसको पढ़ा दिया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि आपके बीएड के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो आएगा ना वो क्या होगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। कौन सा, तो 4 अलग अलग भागों में बांटा है, और इसके
एज को भी बताऊंगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला जो आएगा वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहला जो अवस्था होगा वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। और इसका जो एज है वो कहाँ से है? तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की इसके उम्र को बांटा गया है। दूसरा में जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और ये दूसरा चरण हो जाएगा। और इसका जो आयु है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की रखा गया है। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और इसकी जो आयु है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की रखा गया, और ये तीसरा में आ जाएगा। और अंतिम जो चौथा आ गया वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, और इसका जो एज है ना वो 12 वर्ष से अधिक माना जाता है, ठीक है। या 11 वर्ष से अधिक आप लोग ले सकते हो। क्या? तो 11 वर्ष से अधिक या 11 वर्ष से 15 वर्ष आप लोग ले सकते हो, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और ये क्या होगा? चौथा अवस्था में आता है। तो ध्यान रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तरफ आप लोगों का इसका क्या दिया जाएगा, एक तरफ आपको ये जो अलग अलग अवस्था है उसको दिया जा सकता है, और एक तरफ इसके जो एज है ना, जो उम्र है, उसको दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसमें तो केवल अरेंजमेंट करने के लिए बोल दिया था। आपको ये क्वेश्चन को घुमा करके देंगे तो आपको ना एज को दे देंगे एक तरफ, और एक तरफ इसकी अवस्था को दे देंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से याद रखना, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था आएगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आएगा। दूसरा में जो आएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, जिसका जो उम्र है वो 2 वर्ष से 11 तक की आएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा में जो आएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसका जो उम्र है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की आ जाएगा। और चौथा में जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, जिसका जो उम्र है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक माना जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एज को भी आप लोगों को कूट में पूछा जा सकता है एक एक तरफ। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को, इसीलिए बता रहा हूँ। डीलेड में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि बीएड में नहीं दिया जा सकता, आ सकता है, ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये अवधारणाएं निराधार होती है और इन्हें अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन बी, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चे के सीखने की क्षमता के मध्यस्थता करने में समर्थ है। ऑप्शन सी, ये केवल उन बच्चों को बताती है जिनकी बुद्धि कम होती है। या ऑप्शन डी, ये केवल उनमें होती है जिनका IQ 110 होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों के सीखने की क्षमता में मध्यस्थ करने में समर्थ होता है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे होगा ये जान लो। बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणा संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणा, मान के चलो बच्चा किसी प्रकार के अवधारणा बनाया है, वो क्या वो सही होगा? किस लिए सही होगा ये बोला है। वैकल्पिक अवधारणा का मतलब होता है कि किसी प्रकार का अगर बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, वो अपना अवधारणा बनाया, मतलब उस पर अपना जो विचार है वो बनाया है, तो क्या इसमें सही होगा ये बोला है। तो वैकल्पिक अवधारणा बच्चों की सीखने की क्षमता का मध्यस्थ करने में समर्थ होता है, केवल पॉजिटिव, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, ये प्रश्न क्रमांक 18 में किसी भी प्रकार से बच्चों को लेकर के निगेटिव बोला है क्या? ये प्रश्न क्रमांक अवधारणा में, मतलब प्रश्न क्रमांक 18 में बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो क्यों आप लोग नेगेटिव आंसर लोगे जी? ऑप्शन ए को देखो, इसमें क्या बोला है, आप बच्चों को अनदेखा करोगे क्या? ये बताओ। ये अवधारणा निराधार होता है, इन्हें अनदेखा करना चाहिए, तो बच्चों को आप अनदेखा करोगे क्या? निगेटिव प्रश्न है, मतलब निगेटिव ऑप्शन है, इसमें काट दो। दूसरा को देखो, सी को, इसमें ये केवल बोला है क्या? तो ये केवल बोला है, तो केवल जो शब्द होता है वो निगेटिव होता है। ये केवल उन बच्चों में बनती है जिनमें बुद्धि लब्धि कम होता है, तो बुद्धि लब्धि कम मतलब बच्चों पर ये क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं ना। ये भी नेगेटिव होगा कि नहीं ये बताओ, तो इसको भी काट दो आप लोग। डी को देखो, ये केवल उनमें होता है जिनका IQ 110 होता है, तो ये भी लेबलिंग लगाया रहा ना बच्चों में, जिनका IQ अच्छा होगा केवल वही अवधारणा बना पाएगा, बाकी नहीं बना पाएगा क्या? तो ये भी इसमें नेगेटिव है। जब तक प्रश्न नेगेटिव ना बोले आंसर आपको नेगेटिव नहीं लेना है। बार बार अपने क्लास में बोलते रहता हूँ इसी की वजह से। केवल पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी प्रकार के आपको नेगेटिव नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में बताओ। नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे
ही आप लोगों को आंसर लेना है। बता रहा हूँ खासतौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में। शिक्षण अभिरुचि का जो प्रश्न है वो लेंदी होता है मानता हूँ, लेकिन ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है और टूटा हुआ है कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2001 ICF के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इन स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ऑप्शन ए केवल क्षति और दिव्यांगता निःशक्त, ऑप्शन बी केवल क्षति और अक्षमता विकलांगता, ऑप्शन सी क्षति दिव्यांगता निःशक्त और अक्षम विकलांगता, या ऑप्शन डी केवल अक्षम विकलांगता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्षति दिव्यांगता निःशक्त और अक्षमता विकलांगता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को। एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है टूटा हुआ है कक्षा में घूमता है व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2001 के अनुसार कौन सी परिस्थितियाँ इनका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखो, दिव्यांग बालक निःशक्त बालक या अक्षम बालक केवल वो बालक नहीं कहलाता जो जन्मजात होता है, जो ना किसी दुर्घटनावश अगर किसी का पैर कट जाता है टूट जाता है ना तो वो भी क्षति में आता है, दिव्यांगता में आता है, निःशक्त आता है, अक्षमता में आता है और विकलांगता में आता है। ये सारे के सारे में आता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, केवल जन्मजात जो दिव्यांग होते हैं वही दिव्यांग नहीं कहलाता, ये भी कहलाता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्यों अंतिम प्रश्न है? 10 प्रश्न आप लोगों का इसके बाद और है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे से भी अधिक टाइम हो गया, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ना इसके जो आगे के प्रश्न है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, और 3 दिनों में आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्य के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है, तो विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार की पाठ्यक्रम संबंधी सोच का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, जिन विषय पर वस्तुओं पर अधिकांश लोग सहमत हो केवल उन्हीं को शामिल करने पर विचार। ऑप्शन बी, शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्यों पर विचार। ऑप्शन सी, सभी विवादास्पद विषय को हटाने पर विचार, या ऑप्शन डी, राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सख्ती से पालन करने पर विचार। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्य पर विचार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, इस प्रश्न को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या बोला है। जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्य के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है, तो विवाद को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी सोच का उपयोग किया जाता है? तो देखो, आप भविष्य में शिक्षक बनोगे, शिक्षक होने के नाते स्कूल में आप रहोगे, और स्कूल में आप किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम आपको तैयार करना होगा। उसके अलावा जो अलग अलग जो समितियां रहेगा स्कूल में वहाँ की भी सदस्य रहेगा, और उसके अलावा जो शिक्षक है, अभिभावक है और सदस्य है, तो अगर इन तीनों के बीच में ना किसी भी प्रकार से सिलेबस को लेकर विवाद होता है तो वो कैसे निर्णय लिया जाएगा? तो देखो, शिक्षा का नैतिक होगा, मतलब शिक्षा के नैतिक ना जो आचारिक होगा, सदाचार होगा और सामाजिक उद्देश्य के विचार पर ना जो सिलेबस है वो तैयार किया जाएगा। मतलब शिक्षा पर किस प्रकार से नैतिकता को आधार मान करके सिलेबस तैयार किया जाएगा, और सदाचार और सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज के लिए किस प्रकार से ये जो सिलेबस है वो फायदेमंद होगा, तो इसे ही ना सोच करके उपयोग किया जाएगा, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, और किसी भी प्रकार को क्या किया जाएगा, जो विवाद है ना उसको सुलझाया जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का ना ये जो प्रश्न क्रमांक आप लोगों का 21 से लेकर के 30 तक की जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, मतलब आप लोगों को कल मिल जाएगा इसका क्लास जो है वो। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ना 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आप लोगों को हो चुका है, 1 घंटा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की क्षमता जो होता है ना वो कम हो जाता है जी किसी भी का। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ना इसका क्लास आप लोगों को कल ला दूंगा, और 2-3 दिनों में आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए, आप लोगों का आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।